हाँ बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात चल रही थी कल, अपन ने काफी कुछ बातें कर ली थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने एनर्जी में रिलेशन देख लिए, केईपी और टोटल एनर्जी। हम केईपी टी से निकाल लेंगे, आर निकाला, वी निकाला, एक्साइटेड स्टेट समझा, एनाइशन पोटेंशियल समझा। फर्स्ट आईपी हमने निकाल पाएंगे किसका, एच का। सेकंड निकाल लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। एलआई के 1 2 नहीं निकाल पाएंगे, थर्ड निकाल लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एंगुलर मोमेंटम निकालना था h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल से निकालूंगा। स्टेबल ऑर्बिट्स वो होती है जिसमें सरकमफ्रेंस की लेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल होती है। सारी बातें सीख ली। अब आ जाओ, फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। क्या पूछा गया यार? फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन स्टेशनरी ऑर्बिट। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। अब देखो बेटा, समझना पड़ेगा, है ना। तो क्या मैं बोल दूं, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू v बराबर ओमेगा आर होता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर आ जाएगा। तो किसी nth ऑर्बिट में स्पीड अपॉन nth ऑर्बिट के रेडियस, लेकिन मैक्सिमम चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं मैक्सिमम स्पीड कब होगी? तो याद है v में क्या आता है, v में z बाई n। और हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो z तो फिक्स है, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम। तो Z बराबर 1 हो गया, ये तो मैटर ही क्लोज हो गया। तो मैं ऊपर लिख दूं 2.18 इंटू 10⁻⁶। Z 1 हो गया तो 1/n आ रहा। नीचे लिख दो R होता है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम को भी लिख दिया। और ये n² होता है तो n²/1, क्योंकि Z की वैल्यू 1 हो गई। तो अब ये यहां से आ गया, और ये सब मीटर में हो गया, ये मीटर पर सेकेंड में हो गया, एंड दिस इज इन मीटर। अरे बोलो, तो ये एंगुलर स्पीड आ गई ना रेडियन पर सेकंड में। तो यहां से देखो 10⁻, ये कट के लगभग 4। बेटा इसको मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, पूरी मॉडर्न फिजिक्स में रफ कैलकुलेशन चलती है, बता दिया मैंने। ये ऊपर ले जाऊंगा तो पावर 16 हो गई, और ये n² हो गया ये। तो ये n² ऊपर क्या, एक n के, अरे यार नहीं, ये तीनों n³ हो जाएगा नीचे, है ना, अपॉन n³। बायोलॉजी n³ पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, या एंगुलर वेलोसिटी पर सेकेंड। ठीक सर। तो ये 4 इंटू 10⁻16 अपॉन n³ पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। ठीक सर। अब देखो, ये एंगुलर वेलोसिटी आई। अब n की वैल्यू स्टेज नहीं, मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम ओमेगा, फॉर ओमेगा मैक्सिमम n1 रख दो। जो सबसे नीचे वाली ऑर्बिट है, जितना n कम होगा उतना ओमेगा। तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। जो पूछे वो कर सकते हैं अपन, एंड टू एंड। आर भी पता है, करंट निकल जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट सब पता है मैंने तेरे को। मैग्नेटिक फील्ड पूछे सेंटर पे तो बता दूंगा इसके, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो कोई किसी भी इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से करंट भी है, एक टाइम पीरियड भी निकलेगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी निकलेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकलेगा इस रिंग का, सब निकलेगा बेटा। आपको आर वी और एनर्जी के फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो ये आ गया, तो मैं बोल दूं 4 ये मैक्सिमम। तो ओमेगा मैक्सिमम कितना आ गया बेटा, n बराबर 1 रखा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻16, है ना, रेडियन पर सेकेंड, है ना। रेडियन पर सेकेंड में लिख दो, रेडियन यूनिट में नहीं आता क्योंकि वो डायमेंशन है। तो बहुत बड़ी जबरदस्त उससे एंगुलर वेलोसिटी घूमता है इलेक्ट्रॉन 10⁻16 की टर्म्स में। ओके सर। तो v बराबर ओमेगा आर या ओमेगा बराबर v बाई आर से मैंने निकाल लिया। आगे आ जाओ बेटा, एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के क्वेश्चन करने थे, मैंने बात करी थी लास्ट टाइम पे। एन अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी दी हुई अल्फा पार्टिकल की, हेडिंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी पॉइंट न्यूक्लियस। मैंने जब बताया था क्या, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, विद एटॉमिक नंबर दिस 50, बहुत हैवी न्यूक्लियाई है। अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में 25 गुना, 25 के 12-13 गुना भारी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा कुछ नहीं बोले, हेडिंग टुवर्ड्स ए फिक्स्ड कर दो, फिक्स्ड स्टेशनरी, है ना, फिक्स्ड भी कर दो, ये कर दो, फिक्स्ड पॉइंट निकले, फिक्स्ड। तो न्यूक्लियस फिक्स्ड है ना, मूव नहीं कर सकता। तो आ जाओ इधर, तो ये सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोल दूं ये न्यूक्लियस फिक्स्ड है, ये ठीक है। इसकी तरफ अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, मजा आ गया। ए स्पीड देता उससे तो ज्यादा अच्छा है, क्यों, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। मैं बोल दूं ये क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच यहां तक जाएगा, फिर टर्न कर जाएगा। टर्न इसलिए कर जाएगा क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और जितना करीब जाएगा उतना भयंकर रिपल्शन लगेगा। दिस इज द क्लोजर डिस्टेंस आर मिनिमम। क्लियर है क्या? ठीक सर। अब देखो कितना आएगा, तो मैं बोल दूं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, होल काइनेटिक एनर्जी, होल के विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मेरे लाल, सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं के ई इज इक्वल टू पी ई, और इसमें के ई कितनी है बेटा 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इंटू 10⁻⁶। या चल अभी लास्ट में है ना, कन्वर्ट यूनिट बाद में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट बाद में इज इक्वल टू के जे डी ई अपॉन आर मिनिमम। इसको भी 4 पाई, चलो हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिनिमम, ठीक है, ये आ गया। ठीक सर, नहीं अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? ए चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2e, है ना। क्यू चार्ज, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e होता है, 2 He++, तो यहाँ 2e आएगा, है ना, गलती मत करना। और न्यूक्लियस के अंदर जेड, जेड कितना है 50 प्रोटॉन दिए ना तेरे को, न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन, ये एटॉमिक नंबर 50 दिया ना न्यूक्लियस का, तो 50 प्रोटॉन है ये। तो 50 प्रोटॉनों का रिपल्शन लग रहा है 2 प्रोटॉनों पे, ठीक साहब। तो आर मिनिमम कितना आ गया बेटा? तो ये आ जाएगा 100। यार इसको पहले वेरिएबल में ही करो, सुन मेरी बात, काइनेटिक एनर्जी बाद में। के ई इज इक्वल टू जेड ई इंटू 2e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिनिमम। थोड़ा वेरिएबल में, आर मिनिमम कितना गया है? आर मिनिमम इज इक्वल टू 2ZE², अल्फा पार्टिकल का चार्ज रखा बस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी के। अब वैल्यू रखो, 2Z की वैल्यू 50, इससे क्या थोड़ा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी वैल्यू इंटू के हो जाएगा 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की घात 6, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में आ गई। पूरा कन्वर्ट कर दिया बेटा, ये दिस इज द आर मिनिमम। कैलकुलेशन है बेटा, देख तू तो ये ध्यान रखिए, ये कंसेप्ट तो ये रहा, दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, और ये फाइनली यहाँ रुक गया, यहाँ V0 हो जाएगी, ध्यान रखना, ये सारी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। तो आर मिनिमम पे सारी काइनेटिक, तो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट करके यहाँ से आर मिनिमम निकाल दिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये एक कट जाएगा, ये एक बच गया। यहाँ 10⁻7 आएगा मेगा का, 10⁻7 ऊपर जाके 2 बचेगा, यहाँ पे 100 बन जाएगा। तो 10⁻7 यहाँ 100 का देख, इधर देख, ये 100 बन गया, ये 11 हो गई पावर, 11 में से ये 7 गई, ये 7, ये पावर 11 में से 7, देखो ना बेटा ये 100 बना तो 11 हो गई, 11 में से ये 7 गई, तो बचा 4, 11 - 7 4, तो ये 9 इंटू 10⁻4 तो यहाँ आया, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा, ये पहले 9 इंटू 1.6 करो, एक डेसिमल यहाँ से भी आएगा, है ना, 9 6 5445, तो 1.44, यहाँ से एक डेसिमल आ गया, 10 पावर 5 10⁻⁻14 मीटर, ये आ गई आर मिनिमम, लगभग 14.4 फर्मी। इसको -15 करूंगा तो फर्मी में आ जाएगा 14.4 फर्मी। तो मैं बोल दूं दिस एम्प्लाइज आर मिनिमम इज इक्वल टू आया बेटा 14.4 फर्मी। और इस फर्मी को देख के आपको ये पता पड़ गया कि ये न्यूक्लियर डिस्टेंस से बहुत ज्यादा दूर है अभी, इसीलिए मर्ज नहीं हुआ, नहीं तो अल्फा पार्टिकल जाके मर्ज ही हो जाता, फिर तो वो और अंदर चला जाता, 1 फर्मी 2 फर्मी तक आ जाता तो फिर वो अंदर मर्ज हो जाता। क्लियर है? तो ये फर्मी में काफी दूर डिस्टेंस है, तो न्यूक्लियर फोर्स लगना अभी चालू नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ही लग रहा है। याद है न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाया था मैंने। तो क्या मैं बोल दूं ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में अगर काइनेटिक एनर्जी देते तो मजा आ जाएगा, क्योंकि सीधी काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर करूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी रिड्यूस होगी। लेकिन हमेशा हम सोचते वैसा नहीं होता है बेटा, कई बार स्पीड दे देता, वेलोसिटी दे देता। तो इफ वेलोसिटी ऑफ ए अल्फा पार्टिकल बीम इज दिस, इट इज स्कैटर्ड बाय अ गोल्ड फॉइल ऑफ जेड बराबर 79, वो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, फाइंड आउट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, है ना, फॉर द अल्फा पार्टिकल ऑफ फॉर द गोल्ड न्यूक्लियाई, और चार्ज बाय मास का रेशो दिया हुआ है Q/m। ठीक है सर, थोड़ा सा तो आसान करा मामला। आ जाओ, क्या मैं बोल दूं फिर से वही रामायण, अल्फा पार्टिकल 2 पॉजिटिव चार्ज 2e गया बहुत बड़ा न्यूक्लियस है जिसमें Z79 है, इसके टच नहीं होएगा, ये पहले ही टर्न करके आ जाएगा। दिस इज द क्लोजेस्ट, V0 हो गई, दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, दिस इज द आर मिनिमम, ये दिस इज द आर मिनिमम। ठीक है, Z बराबर 79 है ना, 79 प्रोटॉन है, ये निकालना है। कुछ नहीं बोले तो इसको फिक्स मानना है, ये मूव भी कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा हाईफाई क्वेश्चन है, लास्ट में देखेंगे। ए बेटा पहले अपने को जो काम की बातें वो तो कर लो रे, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम यही तो हाईफाई करेंगे। अरे यार बेटा बेसिक चीजें करके पहले उससे नंबर लाना सीख।
फिर करना आई पाई। तो क्या मैं बोल दूं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन whole kinetic energy will convert into potential energy। तो आ जाओ, अच्छा तो अगला क्वेश्चन है, आ जाओ। तो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, एम अल्फा वी अल्फा है, ध्यान रखना ध्यान से, इधर के जेड ई स्क्वायर है ना, जेड ई इंटू टू ई, सॉरी जेड ई इंटू टू ई, और वो 1/4 पाई, या के यहीं लिख दे चल के, ये काइनेटिक एनर्जी वाला नहीं है इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख, चलो इंटू आर मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपन आर होती है ना इलेक्ट्रोस्टेट में। अरे यार ये भी नहीं पता है क्या, के Q1 Q2 अपॉन आर, वो माइनस प्लस तो ये बताता है कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक साहब, अब आर मिनिमम चाहिए, तो आर मिनिमम बोलो, तो यहां से आर मिनिमम बराबर आ जाएगा बेटा 2Z ई स्क्वायर अपॉन, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या चल रहने दे 2 मत कैंसिल कर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहने दे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही, इसकी वैल्यू तो सीधी याद है मेरे को, है ना, और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। ए बेटा 2 ऊपर ले गया, ये 2 ऊपर ले गया, इसको काटा नहीं मैंने, तो ये 2 2 4 हो गया। सर क्यों नहीं काटा, क्योंकि मेरे को ये पूरी वैल्यू एक साथ याद है, क्यों डिस्टर्ब करूँ इसको। तो यहाँ से आ जाएगा एम अल्फा इंटू वी अल्फा स्क्वायर एम अल्फा। ठीक साहब, सर ये इधर उधर क्यों लिखे, क्योंकि ई बाई एम की वैल्यू दी है ना, ई बाई एम की वैल्यू सीधी पता। चलो सर, तो यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान देखना, 9 इंटू 10⁻⁹ ये पता है वैक्यूम के लिए मुझे, ठीक है, 4 पता है, जेड 79 दिया है, बिल्कुल ओके है ना, वी अल्फा, वी की वैल्यू दी है, वी कितना दिया है बेटा 2.1 इंटू 10⁻⁷, 2.1 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर, ओके है ना, ई एक ई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, फिर ये ई बाई एम की वैल्यू सीधी दी है, इस ई बाई एम को लिख के फिर वैल्यू रख रहा हूं, ये कितना है 4.8 इंटू 10⁻⁷, यहां लिख दो सीधा 4.8 इंटू 10⁻⁷, ये तो एक हो गया ई बाई एम, एक ही अलग करके ई की वैल्यू रख दी, 4Z हो गया ये। ठीक साहब, अब देखो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, ये 14, ये 7, एक 7 कट जाएगा, एक 7 बचेगा, ये 10, तो यहां से ये बचा 10, ठीक है, एक 7 कट जाएगा, ये आ जाओ, तो 36 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 4.8, ठीक है, ये 1.6 4.8, यहां से आ जाएगा 2.1 इंटू 2.1। ठीक साहब, ये 10⁻⁷ एक उठ जाएगा, ये 10 था, एक रह गया, तो ये 10⁻⁻17। देख बेटा इसका स्क्वायर है ना, तो 2 बार 2.1 लिख दिया, 10⁻⁷ 2 बार था, एक बार घट गया, एक ऊपर चला गया, 4.8 ये रहा, और ये एक ऊपर गया -7 बन गया -17 हो गया। ठीक सर, अब ये कैलकुलेशन में कैलकुलेटर से कर रहा हूं बेटा, ये रफ कर दूं, पर रफ में भी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, चलो आ जाओ कैलकुलेटर से कर देते हैं, है ना, कैलकुलेट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 36 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 4.8, ये आ गया बेटा ऊपर 21 डिवाइड बाई 2.1 इक्वल टू डिवाइड बाई 2.1, यह आया बेटा लगभग 5, है ना, 5000। तो ये आ जाएगा बेटा आर मिनिमम इज इक्वल टू, ये 5000 तो 5 लगभग 5 और 1000 का 10⁻⁻14 मीटर आ गया, -14 मीटर का, फिर से लगभग 50 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 50 फर्मी, सॉरी 50 फर्मी, वो 10⁻⁻15 बना, 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये 50 फर्मी, फिर न्यूक्लियर डिस्टेंस से बहुत दूर है, इसलिए किसका मतलब मर्ज नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या डेटास देते वक्त बिल्कुल ध्यान रखा, प्रैक्टिकल डेटास दिए, ठीक है, अगर थोड़े मोड़े डेटा गलत ले लेते अपन तो पता पड़ता कि डिस्टेंस आ गई 1 इंटू 10⁻⁻15, तो फिर वो तो मर्ज ही कर जाता, न्यूक्लियर फोर्स लगने लग जाते। तो बहुत सही डेटास दिए, ये अपने सोल्ड एग्जाम्पल है मॉड्यूल के, वो करवाए मैंने, क्या समझ में आ गई, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में कभी v दे देगा और कभी काइनेटिक एनर्जी देगा। अच्छा अब देखो बेटा एक क्वेश्चन इस पे कंपटीशन एग्जाम में और पूछा हुआ है, वो प्रोपोर्शनलिटी पूछ लेता, किसके प्रोपोर्शनल है, देख लेते हैं बेटा। हाँ ये रहा, देखो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा वो करा देता हूं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन करा अपने 20 ना, एग्जाम्पल नंबर 21, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं ना, एग्जाम्पल 21, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल 21, इधर देखना हो, एन अल्फा न्यूक्लियस, एन
an alpha nucleus of energy half mv square bombards a heavy nuclear target, of charge JD, then the distance of closest approach for the alpha particle, will be proportional to A, 1 by JD, B V square, C 1 by M, D 1 upon V to the power 4। अब देखो जो चारों ऑप्शन है बेटा उसमें V, JD वगैरह सब दिए, इसका मतलब अपने को पूरा डेरिवेशन देखना पड़ेगा और अपने को ये देखना पड़ेगा कि किसके प्रोपोर्शनल। ठीक है, चला जाओ। तो अब सुनना, इसको सोल्व करते हैं। तो वही है, अल्फा न्यूक्लियस है, उसकी एनर्जी दे दी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और जेडी न्यूक्लियस सेंटर का चार्ज जेडी दे दिया, उसकी तरफ अपन ने प्रोजेक्ट करा। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बतानी अल्फा पार्टिकल की, कुछ नहीं बोले तो न्यूक्लियस को हेवी मान के फिक्स मानेंगे, तो ये जेडी चार्ज का न्यूक्लियस है। ठीक है, अब यहां से एक अल्फा पार्टिकल, डबली आयनाइज्ड अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है किससे, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, और यहाँ पे 2e चार्ज होता है, अब वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ये, तो यहां से टर्न करके जहां v 0 हुई, दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ये है ना r मिनिमम। अब ये कैसे निकाली थी, सारे कंसेप्ट बता रखे मैंने, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन मैं बोल दूं के ई बराबर पी, चलो साहब, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी, है ना, अल्फा पार्टिकल का ई 2e अपॉन आर मिनिमम, ए के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं आर, है ना, एनर्जी के लिए आर मिनिमम, है ना। क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछी ना, तो मैं बोल दूं ऊपर आया जेडी, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये गार्बेज, अपने से ये पूछ ही नहीं रहा, तो मैं बोल दूं जेडी स्क्वायर, तो ये जेड ई स्क्वायर या जेडी इंटू ई रख, ई अपॉन एक 2 और कट गया, तो एक 2 से ये चारों कट गए, अपॉन एम पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, या पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला आर मिनिमम का। तो क्या मैं बोल दूं जेडी के प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल दूं आर मिनिमम प्रोपोर्शनल टू जेडी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, जो पूछे तू मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जेडी के प्रोपोर्शनल है, तो जेडी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल गलत, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल गलत, 1/m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस, v की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल गलत, v की पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख सर, सारी बात समझ में आ गई। तो ये सारे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के क्वेश्चन थे, जिसमें न्यूक्लियस को फिक्स रखा मैंने, हेवी न्यूक्लियाई को। अगर वो भी मूवेबल हो तो क्या होगा, वो लास्ट में देखेंगे बेटा, ना तो कोई पूछ रहा है ना कोई बात है, लेकिन फिर भी जेई लेवल का है, देखना है तो लास्ट में। सर ये तो सारी बात समझ में आ गई हमारे को, क्लियर है ये, ठीक है सर। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो बेटा 21। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के क्वेश्चन हो गए, एनर्जी वाले हो गए। अब थोड़े से अपन हाई लेवल क्वेश्चन देखते हैं, है वही जो पढ़ाया है ना। देखो हाइड्रोजन एटम में एरिया कवर्ड बाय एनी सर्कुलर ऑर्बिट इज ए, है ना, उसके एरिया को ए बोल दिया मैंने, ठीक है। देन log ए वर्सेस log n, log n मतलब ऑर्बिट का नंबर, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट का कर्व कैसा दिखेगा इन चारों में से। अब कर्व कैसा दिखेगा उसके लिए तो पहले आप एरिया होगा क्या है निकालो, तो सॉल्यूशन, तो क्या मैं बोल दूं एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर ऑर्बिट बोलो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। सर क्या पता, ए लपड़ पाई आर स्क्वायर,
आर कितना होता है, तो आर यस एन पे डिपेंड करता है, तो मैं बोल दूं सम कांस्टेंट ए 0.5 तो सब कांस्टेंट, क्योंकि मेरे को कर्व बनाना, सम कांस्टेंट इनटू n स्क्वायर बाई जेड, दिस इज द इंपॉर्टेंट। एंड हाइड्रोजन एटम के लिए Z1, ये एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दिया, अरे 0.53 इंटू 10⁻⁻10 ये कांस्टेंट हो गया, बदल दिया मैंने एंगस्ट्रॉम को मीटर में, ये अब m केस में ये टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बेस ई, चलो वो कर्व में लिखा नहीं है, ये बेस ई के कर्व है ना, बेस ई है, ये सब जगह बेस ई है, अरे जो भी है उसका ले लेना, क्या फर्क पड़ रहा है यार, ठीक है, ये बेस ई कर दिया बस सब जगह, ये ले, है ना, एलन बोलते हैं इसको लॉग बेस ई को, ठीक है, लॉग बेस ई, है ना, ए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक साहब, दोनों तरफ लिया, तो यहां लॉग बेस ई ए इज इक्वल टू लॉग बेस ई पाई सी एन स्क्वायर, ये अब ये लॉग ले लिया, तो या तो बन गया लॉग है, ये हो गया वाई एक्सिस पे आपका, ठीक है साहब, यहां पे मैं इस कांस्टेंट को अलग कर रहा हूं, इसके दो ब्रैकेट कर रहा हूं, तो मैं यहां बोल दूं क्या ये, अच्छा सॉरी स्क्वायर नहीं कराया, स्क्वायर, ठीक है, तो ये पावर 4 आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कांस्टेंट तो बाहर ले लिया, पावर 4, ये सी हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने उसको कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, तो यहां से तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये बन जाएगा log बेस ई पाई सी प्लस log बेस ई n टू द पावर 4, क्या मैं बोल दूं दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, और ये वाई एक्सिस पे, तो देखो मैं इसको जमा रहा हूं, आपने पूछा उसमें, तो दिस इज ऑन वाई एक्सिस, है ना, ये हो गया वाई एक्सिस पे, ये वाई इज इक्वल टू दिस इज एक कांस्टेंट ए, जो कि याद है वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, एंड यहां से 4 बार ले लिया, इसको 4 बार पावर आगे आ जाती ना ये, तो यहां से 4 और ये एक्स एक्सिस पे तो 4x, क्या मैं बोल दूं ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, log बेस n पावर 4 आगे आ गई, तो ये दिस इज स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, तो मैं बोल दूं ये y और x में स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप 4 है और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये दिस इज log बेस e n, ये हो गया x एक्सिस पे, एंड log बेस e एरिया a ये हो गया y एक्सिस पे, तो ये हो गया y, ये हो गया x, तो मैं बोल दूं ये a इंटरसेप्ट के साथ, दिस इज a इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, a इंटरसेप्ट के साथ दिस इज स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप tan थीटा बराबर 4, tan थीटा इज इक्वल टू 4, ये ओके सर, ये इस स्लोप के साथ ये स्ट्रेट लाइन है, तो सर समझ में आ गया, तो आंसर वुड बी दिस, अगर कभी स्लोप पूछ लेगा तो tan थीटा बराबर 4, इंटरसेप्ट पूछ लेगा तो फिर वो कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सर समझ में आ गई, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, कुछ कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है साहब, आगे आ जाओ बेटा, और बारी क्वेश्चन देखते हैं, A small particle of mass m move in such a way that its potential energy is varying like this, u बराबर a r square, where a is a positive constant, a is a constant, r is distance from the distance of particle from the center of the circular path, सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल घूम रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो सर्कुलर पाथ है या नहीं होता, फोर्स बताएगा, ठीक सर देख लेंगे, अगलों ने डेटा सेट करके ही दिए होंगे, एज्यूम बोहर्स मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वैलिड, ठीक है, तो अपने को यह मानना है कि बोहर का जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट है वो लगेगा, या मतलब mvr बराबर nh/2π इज वैलिड, देन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी प्रोपोर्शनल टू nth ऑर्बिट की रेडियस जो है वो n के साथ कैसे वेरी करेगी ये बताना है, ओके सर आ जाओ देखते हैं सॉल्यूशन, सबसे पहले फोर्स निकालो, तो मैं बोल दूं फोर्स एनर्जी से du/dx होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इज दिस, और मेरे को ये कितना दिया -d/dx ऑफ एनर्जी दी है ar², ये आ जाएगा फोर्स, और यहां से कितना जाएगा बेटा -2ar, दिस इज द फोर्स, तो और माइनस ये बताता है कि अंदर की टूवर्ड सेंटर लग रहा है, बिल्कुल, और ये जरूरी है किसी चीज के सर्कल पे घूमने के लिए, ये आ गया फोर्स, और मैं बोल दूं ये m मास का पार्टिकल अगर घूम रहा है v स्पीड से, तो बाहर की तरफ एक फोर्स mv²/r रखेगा, तो मैं बोल दूं दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैं बोल दूं फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तो सेंट्रीपिटल और फ्यूगल इक्वल होना चाहिए, तो यहां से मैं बोल दूं 2ar, अब माइनस हटा दे, ये माइनस तो ये शो करता है इन्वर्ट लग रहा है, इज इक्वल टू mv²/r, तो ये एक इक्वेशन बन गई मेरे, ठीक है, बोलो हाँ,
सर ये आ गया क्या आर? नहीं, अभी तो वी और आर दो वेरिएबल है, वी उड़ाना है तब आर आएगा। दिस इज इक्वेशन 1 एंड एम वी आर उधर रख दो। NH अपॉन 2 एच अपॉन 2 का इंटीजर मल्टीपल होता है MVR। थोड़ा सा मैंने बदल के लिख दिया इधर उधर, ठीक है। ये MVR बराबर NH अपॉन 2 ये चल छोड़िए लिखते हैं। MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 ये भी था, ठीक है। अब आ जाओ बेटा फ्रॉम इक्वेशन 2 V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? NH अपॉन 2 है ना अपॉन MR है ना। V की वैल्यू आ गई तो ये MVR में से MR उधर भेज दिया, ठीक साहब। पुट इट इन इक्वेशन 1 चलो रखो साहब। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? तो यहां से 2AR इज इक्वल टू M, V की वैल्यू रख दो, NH अपॉन 2 1 अपॉन MR। ये रख दी किसकी? MV स्क्वायर, V की वैल्यू ये हुई ना पूरी, इसका स्क्वायर अपॉन नीचे क्या था? एक R और था ये। तो यहां से मैं बोल दूं कि अब अपने को R ही तो निकालना है। तो देखो अपन यहां पे करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2AR स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से हो, M, अच्छा यहां पे M स्क्वायर R स्क्वायर आएगा, एक M कैंसिल हो जाएगा तो नीचे MR स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से मैं लिख दूं N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर MR स्क्वायर, है ना। ये R उधर भेज ही दिया था मैंने, अब इधर भेज दो। तो मैं बोल दूं बाकी सब तो कांस्टेंट है, मुझे तो N और R में रिलेशन चाहिए, ये सब तो कांस्टेंट हो गए M वगैरह। तो मैं बोल दूं ये और ये भी कांस्टेंट हो गया, तो R की पावर 4 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू N स्क्वायर। सारे कांस्टेंट को C लिख दिया मैंने, ये R स्क्वायर इधर आके R की पावर 4 हो गया, ये N स्क्वायर है, ये बाकी सब कांस्टेंट। तो यहां से मैं बोल दूं R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू N टू द पावर N स्क्वायर की पावर 1/4। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? ये नया कांस्टेंट C डैश लिख दिया इसको मैंने, तो R इज प्रोपोर्शनल टू N टू द पावर 1/2। देख ले, आराम से देख ले, कोई जल्दी नहीं है। ये पावर 4 से 2 कटाई है, तो क्या मैं बोल दूं R इज प्रोपोर्शनल टू N टू द पावर 1/2, R इज प्रोपोर्शनल टू N टू द पावर 1/2, R इज प्रोपोर्शनल टू N टू द पावर 1/2। ओके सर। तो बेटा पहले एनर्जी से फोर्स निकाला, फोर्स बराबर mv स्क्वायर, सेंटीपिटल बराबर फ्यूगल करा। पिटल इसलिए था वो क्योंकि नेगेटिव साइन था, यानी कि रेडियस अगर बाहर की तरफ तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। सारा हिसाब किताब करा तो मेरा बहुत बढ़िया मामला आ गया। ठीक सर, सारी बात समझ में आई। आगे आ जा बेटा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है, Z1 रख दूंगा, ग्राउंड स्टेट है N1 रख दूंगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम निकालना है। चलो सर आ जाओ। तो सॉल्यूशन, अब बेटा अगर किसी हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है R1 में, N बराबर 1 में, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट एज यू नो वेरी वेल पाई R स्क्वायर होता है, I इंटू एरिया होता है, I इंटू एरिया होता है ना। I होता है E/T, एरिया होता है पाई R स्क्वायर। R भी पता है, T भी पता है, T होता है 2 पाई R/V। एक राउंड करने में टाइम, तो T बराबर आता है 2 पाई R/V, लेंथ अपॉन स्पीड। तो यहां से लिख दूं E अपॉन 2 पाई R/V इंटू पाई R स्क्वायर। तो ये आ जाएगा EVR अपॉन 2, ये आया मैग्नेटिक मूवमेंट। अब V और R की वैल्यू रखो बेटा, तो दिस एम्प्लाइज M इज इक्वल टू E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V 2.18, इधर देख बेटा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड में, R 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर में इंटू N स्क्वायर बाई Z। उसमें Z/N था, Z भी 1 है, N भी 1 है, Z/N है ना। अरे यार यहाँ Z/N है, यहाँ N स्क्वायर बाई Z है, तो Z से Z, N से N कटा तो इंटू N आ जाएगा दोनों का मिला के, और N 1 है ऑर्बिट की नंबर। मैंने Z और N काट दिया आपस में और N बचा, तो N की वैल्यू 1 भी रख दी अपॉन 2। कौन सी दुनिया में तू ये। अब 10⁻⁻19 -10 -29 + 6 -23 -23 और ये 2 घट गया, तो ये आ जाएगा लगभग 0.9 इंटू 10⁻⁻23 है ना, या 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻24, ये आ गया M। ये आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अरे करंट इंटू एरिया ये। तो बेटा इतनी मशक्कत करी, R की वैल्यू रखी, V की वैल्यू रखी, सब तमीज से रख के सोल्व किया, तो ये आ गया लगभग 10⁻⁻24 में। ओके, ये मेथड थोड़ा सा लंबा था, लेकिन हाँ मैग्नेटिक मूवमेंट ये होता है, ये मुझे पता था, बिल्कुल बेसिक से करा, सारी बात आ गई। अब देख बेटा एक और जबरदस्त चीज बताता हूं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, हाँ ठीक सर। तो एज वी नो, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, m बराबर I इंटू एरिया, अभी बताया मैंने। I की वैल्यू E बाई टी, बेटा सब बता दिया, पाई आर स्क्वायर, ठीक साहब। फिर T की वैल्यू T इजिकल टू कितना होता है, 2 पाई R बाई V, ये रखा। तो m बराबर कितना आ जाएगा, E अपॉन 2 पाई R बाई V, ये V पाई आर स्क्वायर, यहां से पाई और R गए तो यहां से कितना आ जाएगा, EVR बाई 2। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया EVR बाई 2। क्लियर है? अब मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन निकालना है। अब देखना इधर, क्या मैं बोल दूं यहां से एंगुलर मोमेंटम L होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, ये देख, यहां से M इज मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू MVR, तो E अपॉन 2M, M का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं इनटू MVR। ये MVR को L लिख दूं तो यहां से आ जाएगा M इज इक्वल टू ये M बाई L इज इक्वल टू E बाई 2M। ये M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये रिलेशन होता है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो E बाई 2M होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज दिस। क्लियर है? तो मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू E बाई 2M, ये याद होना चाहिए बेटा। अब आप पिछले क्वेश्चन पे मेथड 2 देख इसका, इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा। क्या मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था तुमने, तो क्या मैं बोल दूं ये होता है E बाई 2M इंटू लीनियर एंगुलर मोमेंटम, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ये, और E होता है 9 इंटू 10⁻³ चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये होता है बेटा ट्वाइस ऑफ 9 इंटू लगभग 9.1 कर दे, चल 9.1 इंटू 10⁻31। अरे बोले ना ये मास, और L कितना एंगुलर मोमेंटम, तो NH अपॉन 2 पाई से निकालूंगा। इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई, NH अपॉन 2 पाई। आ जाओ, यहां से मैं बोल दूं क्या, ये आ जाएगा कितना, ये ऊपर जाके 31 प्लस का हो जाएगा, तो -19 प्लस 31, तो बोल दूं ये 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 91 इंटू 10⁻12, और ये N1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में निकालनी है ना एंगुलर, तो N1 H 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 पाई 2 इंटू 3.14। पूरी रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये आ जाएगा -22, -34 प्लस 12 -22। अच्छा ये आ जाएगा लगभग कितना 4, अच्छा ये कितना आ जाएगा 3, ये लगभग 2, ये आ जाएगा 8 है ना, ये आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 9। इसको मैंने 4 इंटू 2 8 कर लिया, और 100 इसलिए कर दिया क्योंकि ये 10⁻24 बना रहा हूं, क्योंकि देख याद है ये भी 24 में आया था आंसर, तो मैंने इसको यहां 10⁻22 बचा, तो 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 10⁻- कितना बना दिया 24। अब ये आ गया, देखो ये लगभग 9 के करीब आया। एक जीरो की कोई गड़बड़ करी है मैंने, देख लेना बेटा इसमें एक जीरो की अरे वही आंसर आएगा यार, ये ले वापस करता हूं, 10⁻22 में ही आएगा। ये देख यहां पे वापस कर रहा हूं, इसको यूं रहने दो, 1.6 अपॉन 2 इंटू 9 कर रहा हूं इसको रफली 9 लिख दिया, इसको ये 10⁻, ऊपर जाके 31, ये 10⁻22 हो गया, इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 हो गया। वन 1.6 अपॉन 2 इंटू 9 है ना, इंटू 10⁻, ये जाके ऊपर 12 बन गया है ना, 12 ही बना ना, हाँ 12 बन गया। फिर ये आया N1 रखा, यहाँ H की वैल्यू इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 बन गया, अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14 बन गई। ठीक साहब, ये सारा हिसाब हो गया। अब ये 12 और ये -22 आया, ये ठीक साहब, ठीक है -22 आया, ये 4 से कटा 0.4 टाइम्स है ना, ये ठीक है ना, और ये कटा लगभग 2 बार, ठीक है
ये हो गया ऊपर 0.8 अपॉन हो गया 9, है ना, 0.81 कर दो इसको, 9, 0.81 इंटू 9, ठीक साहब, बिल्कुल ओके चल रहा है। ये आ जाएगा 10⁻, एक बार लिख दो, -22, बस ये 12 और 34 -22। अब देख, अब मैं इसको 24 बना के 100 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड यही कर रहा हूं, तो ये 24 बन गया डिवाइड वाले से, और मल्टीप्लाई वाले ने इसको 81 बना दिया, तो मैं बोल दूं दिस इज 81 डिवाइड बाई 9, आ गया लगभग 9 इंटू 10⁻, -24, और यही आया था देख, लगभग 9 इंटू 10⁻, -24। तो ये आसान है थोड़ा, क्यों? क्योंकि L की वैल्यू NH/2π यूज कर लूंगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना तो मैं इस रिलेशन से निकालूंगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस ये, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ये बेहतरीन रिलेशन है, ये मैग्नेटिक मोमेंट के लिए बेहतरीन रिलेशन है, M/L = E/2m, M/L = E/2m, M/L = E/2m, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इज दिस। तो अपने ये सारी बातें हो गई। अगले टर्न पे अपन सारा एनर्जी का हिसाब करते हैं, लाइमैन, बामर, पाश्चर, ब्रैकेट, वुंड, ये सीरीज पढ़ेंगे सारी। हाँ बेटा, तो अपने ये सारी बातें, अब अपन बात करते हैं एनर्जी को और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, और एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। देखो अभी अपने को है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखना, हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, है ना, याद है लाइन स्पेक्ट्रम आया था, किसी भी एटम का लाइन स्पेक्ट्रम होता है, इसी से तो रदरफोर्ड फेल हुआ था और बोहर पास हुआ था, ठीक है। तो अब देखो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है, सारी बात देखते हैं, है ना। देखो हाइड्रोजन एटम के लिए मैं बोल दूं एनर्जी ऑफ इन एनी ऑर्बिट इज -13.6 Z²/n² में मैं Z की वैल्यू 1 रख दूं, फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1 रख रहे, तो जैसे ही Z 1 रखा तो मैं बोल दूं यहां पे फॉर्मूला बन गया 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द टोटल एनर्जी इन एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेशली Z1 रख दिया, ठीक सा। अब देखो बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, तेरे को 3-4 लेवल तो रटे हुए होने चाहिए हाइड्रोजन एटम के। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें देखो n = 1 रखो, फॉर n = 1, फॉर n = 1, तो देखो एनर्जी कितनी आ रही है, E लिख दो इसको, एनर्जी को, है ना, E1, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी आ रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो E1 बराबर आ रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये, तो दिस इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये n = 1, n = 2 रखो, जैसे n = 2 रखोगे तो E2 बराबर आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये, तो यह आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये। n = 3 रखो, जैसे n = 3 रखोगे थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी आ जाएगी 9 का डिवाइड करो, तो यह आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये। n = 4 रखो, जैसे n = 4 रखोगे यह आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब, ठीक है, ये रफ के बिल्कुल -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये। तो ये हर एनर्जी लेवल बना दी मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, थर्ड में, फोर्थ में ये वो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल बता रखा मैंने तेरे को, ये एनर्जी आ गई। अब ये जो मैंने लेवल बनाए इसमें ऐसा नहीं मेरा ऊपर हाथ नहीं पहुंच रहा था इसलिए पास बना दिया, नहीं, दिस इज द लॉजिकल डायग्राम। देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस देखो, तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस देखो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर देखो अगले सेकंड और थर्ड के बीच में एनर्जी डिफरेंस देखो, दिस इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अगले में देखो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस देखो तो और कम हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि पहली, दूसरी, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, ऊपर जाने पर एनर्जी डिफरेंस, तो एज वी मूव अपवर्ड, एज n इंक्रीजेस, एनर्जी डिफरेंस del E between two successive orbit decreases। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो दो सक्सेसिव ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिक्रीज होता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो दो सक्सेसिव ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस घटता है। दिस इज 10.2, 1.9, और कम और कम और कम, तो ऊपर जाने पर एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है, ये। तो एज वी मूव अपवर्ड एनर्जी डिफरेंस घटता है। तो इससे कई बार लॉजिकल क्वेश्चन हो जाता है
2 से 1 में गिरे इलेक्ट्रॉन और 3 से 2 में, तो 2 से 1 में एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लैम्डा कम। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वेवलेंथ, तो एनर्जी डिफरेंस, इससे काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा शुरू के 4 लेवल की एनर्जी याद रखना एटलीस्ट, क्योंकि मैं बार बार एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करना चाहता। जो मेहनत करनी है क्लास में कर ले। तो क्लास में मैंने मेहनत करी, पहली ऑर्बिट की एनर्जी आई -13.6, दूसरी की -3.4, तीसरी की -1.51 और फोर्थ की -0.85। दीज आर द सक्सेसिव 4 ऑर्बिट की एनर्जीज। ओके सर, चलो साहब आगे। तो ये एनर्जी आ गया हाइड्रोजन एटम के अर्ब ऑर्बिट की। ठीक है, आगे आ जाओ। ये तो आई एनर्जी। अब एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन में क्या होता है बेटा, देखो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है। एमिशन स्पेक्ट्रम में हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में गिरते हैं और वेवलेंथ निकलती है, उनको प्रिज्म से पास करा के और अपन उनको एक ब्लैक बैकग्राउंड पे देखते हैं। तो जहां पर लाइट आ जाती है वो लाइट एमिट हुई है। जैसे ब्लैक बैकग्राउंड है ना, ये ब्लैक बैकग्राउंड है, अपनी किस्मत अच्छी है, स्क्रीन ब्लैक ही है। अब जैसे प्रिज्म से लाइट पास कराई अपन ने, है ना, जो एमिट हुई। सर एमिट कैसे, एक ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन एटम ले लिए खूब सारे, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में खूब सारे हाइड्रोजन एटम ले लिए। अब यहां से जो रेज निकल रही है उनको एक पतली बीम बना के यहां गिराया। तो मैं बोल दूं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से सारी रेज आ रही है जो एमिट हुई है, वो प्रिज्म से जब पास होगी तो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी अकॉर्डिंग टू कॉचीज इक्वेशन। फिर वो वेवलेंथ जाके, अब जैसे फॉर एग्जांपल, तो जो वेवलेंथ एमिट होगी वहां पर लाइट मिल जाएगी अपने को। क्लियर है? तो हाइड्रोजन एटम में उसके एमिशन से जो लाइन आई वो प्रिज्म से पास होकर अलग अलग डायरेक्शन में हो गई और उतनी अपने को लाइन्स मिल गई यहां पे। तो मैं बोल दूं मेरे को इन नंबर ऑफ लाइन्स या इन लाइन की वैल्यूज से ये पता पड़ जाएगा कौन कौन से एनर्जी डिफरेंसेस है। जैसे मैं बता देता हूं, यहां पे देखो, जब 2 से 1 में कूदेगा इलेक्ट्रॉन तो 10.2 वाली एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी फोटोन होगा। ठीक है, 1.9 वाला फोटोन होगा, 12.1 वाला फोटोन होगा। तो सारी एनर्जी के फोटोन मैंने आगे पीछे बना दिया। ये देखो यहां से कूदता है तो 12.1 एनर्जी निकलती है। देख ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो ना 1 और 3 के बीच में एनर्जी डिफरेंस। ये यहां से यहां कूदता है तो और ज्यादा निकलती है। कितनी? ये 0.85 कम कर लो इसमें से, तो 0.6 गया, 0.25, तो ये आ जाएगा 12.75 के करीब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो पहली से दूसरी से पहली में 10.2, तीसरी से पहली में 12.1, चौथी से पहली में 12.75 के आसपास, 75 के आसपास। दीज आर द एनर्जी विच विल बी एमिटेड बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है सर, तो तो जो एनर्जी, तो इन एनर्जी लेवल को या इन एनर्जीज को देख के मैं बता सकता हूं कि डिफरेंस कितने कितने के, यानी कि कौन कौन सी डिफरेंसेस मौजूद है। तो लाइन स्पेक्ट्रम आना ये प्रूव करता है कि हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रहता है और बार बार एक्साइट करके बार बार नीचे गिरा तो बार बार ऐसी एनर्जी निकली। इसका मतलब फिक्स ऑर्बिट से जहां इलेक्ट्रॉन रहता है। ऐसे पता पड़ा था कि जो बोर ने बोला था ना कि कुछ ऑर्बिट है जहां कुछ ही स्टेबल ऑर्बिट होती है, जहां MBR बराबर NH/2π है। तो मालूम ऐसे ही तो पड़ी, कैसे पड़ी कि कुछ ही एनर्जी बार बार एमिट हो रही है और कुछ पर्टिकुलर एनर्जी आ रही है। इसका मतलब दो स्टेट के बीच के ये डिफरेंस मौजूद है। उन डिफरेंसेस से उन्होंने पता लगा लिया। जैसे 12.1 तो उनको पता पड़ गया, एक और दूसरे के बीच में 12.1, 10.2 इसका मतलब इन बिटवीन एक और है, 10.2 कम एनर्जी है, समझ गया। 1.9 प्लस 10.2 12.1 हो रही थी, इसका मतलब इन दोनों ये है, ये प्लस ये बराबर। ठीक है, तो ऐसे करके खूब सारी। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है बेटा, एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम्स को या किसी भी एटम को ट्यूब में भर के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रे निकाल के प्रिज्म से पास करा के एक ब्लैक बैकग्राउंड पे उनका इंप्रेशन ले लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक सर, और एमिशन स्पेक्ट्रम ने प्रूव कर दिया कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, कंटिन्यूअस नहीं, कहीं कहीं पर ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सब जगह नहीं। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ एमिटेड लाइंस है ना, नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट लैम्डा एमिटेड इन एमिशन स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू n -1/2। ये होती है नंबर ऑफ लाइंस जो एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिटेड होती है। n -1/2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कई बार इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये डिफरेंट लाइन। सर ये कैसे आया, थोड़ा सा इसका आइडिया भी दे देता हूं मैं तेरे को। जैसे ये देखो इलेक्ट्रॉन गिरेगा, है ना, ये तो यहां से यहां कूदा, यहां से यहां कूदा, यहां से यहां कूदा। क्लियर है, 2 से 1, 3 से 1, यहां से यहां भी एंटर, ये वो। तो क्या मैं बोल दूं कहीं से भी कहीं पे भी ट्रांजिशन कर सकता है। तो देखो
मैं पहले तेरे को यूं गिनाता हूं, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट में n बराबर 2 में, 1 2 3 4 2 में, तो बोल दू नीचे कूदने का एक ही तरीका 2 2 1, तो एक लाइन आएगी, तो n2 रखने पे 1 आना चाहिए, रख 2, तो 2 2 माइनस 1 1, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1, बिल्कुल ओके। इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो बोल दो एक तो 3 से 1 कूदे, फिर 3 से 2 कूदे और 2 से 1 कूदे, 3 से सीधा 1 में आए, फिर 3 से 2, 2 से 1 में, तो 3 डिफरेंट वेवलेंथ निकली है, 1 2 3, 3 से 1, 3 से 2, 2 से 1, 3 वेवलेंथ रखो, 3 3 आ रहा है क्या, रखो n बराबर 3, 3 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, आ गया 3, तो n बराबर 3 रखने पे 3 आ रहा, बिल्कुल ओके। रखो n बराबर 4, तो 4 से 1 एक आ जाए सीधा, 4 से 1, फिर 4 से 2, 4 से 3, फिर 4 से 2 आएगा तो 2 से 1, फिर 4 से 3 आएगा तो 3 से 1, फिर 4 से 3 आएगा तो 3 से 2, 2 से 1 गिन लिया मैंने, तो 1 2 3 4 5 6, देखो 4 से 1, 4 से यूं गिनो, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, तो 4 से 3 तरीके, तो 4 से नीचे गिरने के 3 तरीके, फिर 3 में आ गया मान लो, तो 3 से नीचे गिरने के तरीके 3 to 2, 3 to 1, 3 to 2, तो 3 से नीचे गिरने के 2 तरीके हैं दोनों, ये देखो इसको हटा दो, ये 3 से 2, 3 से 1, तो 4 से 3 तरीके, 3 से 2 तरीके और 2 से 1 तरीका है नीचे, इससे क्या सीक्वेंस सही बैठेगी, देख यू गिन। जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, देखो 2 तक 2 और 3 गिनना तो बहुत आसान था, फोर्थ में तो मैं बोल दूं 4 से 3, सॉरी 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, 3 तरीके तो ये हो गए, फिर है ना ये, फिर 3 में इलेक्ट्रॉन, तो 3 से 2 जा सकता, 3 से 1 जा सकता, 3 से 2 जा सकता, फिर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में तो सीधा जा सकता, तो मैं बोल दूं 4 से नीचे गिरने के 3 तरीके, 1 2 3 में गिर सकता है, 3 से नीचे गिरने के 2 तरीके, 1 2 में गिर सकता है, और 2 से नीचे गिरने में एक ही तरीका है, 1 2 3 तो 3 6, 6 लाइन निकलेगी, तो रखो n बराबर 4, 6 आ रहा है क्या, 4 4 माइनस 1 3, 2 से घटा तो आ गया 6, बिल्कुल सही है, 2 इंटू 3 6, तो यहां पे 6 लाइन है मिट 6 लाइन्स। तो सर ये सारा फॉर्मूला सही तो लग रहा है, लेकिन आया कैसे सर ये फॉर्मूला, ये तो ठीक है आपने अभी गिना दिया, अगर 10th ऑर्बिट से गिर रहा होगा तो हम कैसे गिरे बताता हूं। माना इलेक्ट्रॉन कभी nth ऑर्बिट में, तो मैं बोल दूं नीचे गिरने के तरीके अलग अलग ऑर्बिट में, अभी जैसे गिना था याद है, 4 में 3 थे, तो n में n-1 तरीके, तो जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में होता है तो नीचे n-1 तरीकों से गिर सकता है, फिर इलेक्ट्रॉन जब इससे नीचे n-1 में होता है तो नीचे n-2 तरीकों से, तो जहां है उससे एक कम तरीकों से गिर सकता है। 10th ऑर्बिट में तो 9 तरीकों से नीचे गिर सकता है, 10 से 1, 10 से 2, 10 से 3, 10 से 4, 10, 9 तरीके आएंगे, तो n ऑर्बिट में तो n-1 तरीकों से, तो इतने वेवलेंथ निकलेगी, अरे 10 से 1, 10 से 2, तो 9 वेवलेंथ निकलेगी, प्लस जब n-1 में है तो n-2 तरीकों से नीचे कूद सकता है, फिर n-2 नीचे है तो n-3 तरीकों से कूद सकता है, ऐसे करते करते जब सेकेंड ऑर्बिट में तो एक तरीके से कूद सकता है। इन सब का टोटल कर लो, ये हो गई टोटल लाइंस, टोटल लाइंस, टोटल लाइंस। तो देख मैंने ये सारी मैथ की बातें बता दी, ये एपी बन गई 1 से लेके n-1 तक की एपी। तो याद है एपी का सम, हाँ बेटा एपी की एन टर्म का सम क्या होता है बेटा, मैं भूल गया था, ये n/2 फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी, यस बिल्कुल सही है, 2n-1 तो n टर्म, लेकिन यहाँ n नहीं n-1 टर्म है, ये तो n की जगह n-1 रखो, n-1 टर्म का सम, तो n नहीं आएगा n-1 आएगा, एक टर्म कम है, तो यहाँ पे भी n-1 आएगा तो n-2 और d कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे और पे फर्स्ट टर्म 1 है, ए फर्स्ट टर्म 1 है तो ये 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस ये, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा n-1/2 और अंदर आ जाएगा 2 प्लस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n, तो ये आ जाएगा n-1, तो इसको सोल्व कर, ऑन सॉल्विंग सीधा लिख दो, ऑन सॉल्विंग बेटा, मेरे को कोई मतलब नहीं। तो ये टोटल नंबर कितने हैं, टोटल लाइंस, टोटल लैम्डा डिफरेंट लैम्डा, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लैम्डा, नंबर ऑफ डिफरेंट लैम्डा, बोलो कितना आ जाएगा n-1/2, और मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, कैसे याद है n टर्म का सम होता है n+1/2, ए फर्स्ट n टर्म का सम होता है n+1/2, पर सर यहाँ तो माइनस आ रहा है, अब यहाँ n नहीं n-1 टर्म है तो n की जगह n-1 रख दो, यहाँ पे भी n-1 रखोगे तो 1 से 1 कट के n आ जाएगा, ये क्लियर है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो कई तरीके हैं यहाँ तक पहुंचने के। 100 बात की एक बात, अगर इलेक्ट्रॉन 10th ऑर्बिट में होता है तो 9 तरीकों से गिर सकता है, 9 में होता है तो 8 तरीकों से, ऐसे करके सम करूंगा तो ये आता है n-1/2। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइन एमिट होगी वो n-1/2, ठीक सर। एमिशन स्पेक्ट्रम कब आता है, जब एक्साइटेड स्टेट के हाइड्रोजन एटम से निकलने वाली बीम को अपन प्रिज्म से गिरा के ब्लैक बैकग्राउंड पे वो लेते हैं इंप्रेशन, ठीक सर। कुछ क्वेश्चन करते बेटा, कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने, 23 हो गए थे, कितने हो गए थे, चलो आ जाओ 24 नंबर डाल देता हूं, देख लेना कितने हुए थे।
हाँ शायद इतने ही होते हैं, 23 4, ठीक है, 24 5 जो भी है, ठीक है। अब देखो, इफ फाइंड आउट नंबर ऑफ different wavelength emitted by hydrogen atom when electron for hydrogen atom for transition from transition of electron from third excited state. थर्ड एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ कितनी एमिट होगी ये बताना है। तो बोल दो नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, नंबर ऑफ डिफरेंट लैम्डा इज इक्वल टू बोलो n(n-1/2). n(n-1/2) तो n कितना है बेटा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो बोल दो फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 4 बोल दो, रखो n बराबर 4। तो यहां से लैम्डा, डिफरेंट लैम्डा कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6। अरे बोलो, तो 6 डिफरेंट लैम्डा एमिट होगी, 6 डिफरेंट वेवलेंथ एमिट होगी। देयर वुड बी 6 डिफरेंट वेवलेंथ। सर समझ में आ गया। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, तो 6 वेवलेंथ एमिट होगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n बराबर 4 के लिए। तो ये एमिशन कैसे होगी वो भी देख सकते हो, मैंने बता दिया वैसे ये तेरे को, ठीक है। आगे जा, एग्जाम्पल 25, इफ इन एमिशन स्पेक्ट्रम, इन एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in emission of an electron in hydrogen atom 10 different wavelength is observed in for transition of an electron in hydrogen atom. 10 different wavelength is observed in its emission spectrum, then find out number of orbit, find out n from which, then find out number of orbit from which electron is fall down, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से नीचे गिरा ये बताना आपको। तो आ जाओ सॉल्यूशन में। तो क्या मैं बोल दूं एज वी नो, क्या जानते हो भैया आप, एज वी नो क्या कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, नंबर ऑफ डिफरेंट लैम्डा इज इक्वल टू n-1/2 ये। तो यहां से 10 वेवलेंथ आ गई, 10 n-1/2, तो यहां से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 20, यहां से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, ये n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये देखो यहां से मैंने कॉमन लिया, तो यहां से n कॉमन आया n माइनस 5, यहां से प्लस 4 कॉमन लिया n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहां से आ गया n माइनस 5 n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से n बराबर आ गया -4 एंड 5। क्लियर है, -4 एंड 5, तो ये माइनस हो नहीं सकता, तो 5। फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए 10 वेवलेंथ निकल रही है। मैं गिन के भी बता देता हूं तेरे को, ये देख फिफ्थ ऑर्बिट आ जा, ये देख n इक्वल टू 1 2 3
4 5, ये इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में है। अब 5वीं ऑर्बिट से नीचे जाने के तरीके 1 2 3 4, 4 तरीकों से नीचे जा सकता है। चलो 4 ये डिफरेंट वेवलेंथ आ गई। फिर चौथी ऑर्बिट से नीचे जाने के तरीके 4 2 4 2 4 2 3 4 2 1 4 2 2 4 2 3, तो 4 यहां आई, 4 यहां आई, 3 आई, फिर आ जाओ 2 से नीचे जाने के, 3 से नीचे जाने के तरीके 3 2 2 3 2 1, 2 यहां आ गई, फिर 2 से एक तरीका, कोई भी रिपीट नहीं हो रही। देखो पहले 4 से कूदा, फिर 3 से कूदा, फिर 2 से कूदा, फिर 1 से कूदा, 4 यहां, 3 यहां, 7 2 9 और 1 10। देखो ये 4 3 2 1, टोटल 4 3 2 1 आ गया 10, यही एपी आ गई। सर समझ में आ गया। तो फॉर्मूला भी हमारे पास काम करने के लिए और ये भी है। तो कितनी डिफरेंट वेवलेंथ एमिट होती है एमिशन स्पेक्ट्रम में, उसका फॉर्मूला n(n-1/2). क्लियर है? ओके बेटा, ये एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम की बात हो गई। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही एक्साइट होएगा। क्यों? क्योंकि अदर एक्साइटेड स्टेट से वो एक्साइट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां 10⁻⁻⁸ सेकंड के लिए रहता है, बहुत बहुत कम समय के लिए रहता है। 100 बात की एक बात। अब बेटा इतना अपने को अंदर से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा ग्राउंड स्टेट से, तो 1 से 2 जाएगा, 1 से 3 जाएगा, 1 से 4 जाएगा, 1 से 5 जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होएगा। समझ में आ गई? 2 से 3 कभी नहीं जा सकता, 2 से 4 कभी नहीं जा सकता। क्लियर है? तो जब भी जाएगा 1 से जाएगा, तो मैं बोल दूं ट्रांजिशन विल ऑलवेज बी ड्यू टू या फ्रॉम 1, तो ऑर्बिट 1 से ट्रांजिशन होएगा। क्लियर है क्या? तो जब भी एक्साइटेशन होगा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, 1 से जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर नॉट सेम? किसी भी एटम के लिए एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेम नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि एमिशन में ज्यादा लाइंस मिली। एमिशन में वो 3 to 2 2 to 1 भी आ सकता था, लेकिन एब्जॉर्प्शन में 1 से 2 और 1 से 3 जा सकता है, 2 to 3 कभी नहीं जा सकता। तो कुछ लाइंस, सम लाइंस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन एमिशन स्पेक्ट्रम, ऑब्जर्व्ड इन एमिशन स्पेक्ट्रम, in emission spectrum was missing in absorption spectrum. मतलब मिसिंग मतलब वो ऑब्जर्व नहीं हुई, was not observed in, है ना, was not observed in absorption spectrum, मतलब मिसिंग was not observed कर दो, नहीं तो और समझोगे गायब नहीं थे, but was not observed in absorption spectrum। ठीक है? क्लियर है? कौन सी? अदर एक्साइटेड स्टेट से एक्साइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन बी इन other excited state only for nanoseconds। ठीक है? only for some nanoseconds। तो अदर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन नैनो सेकंड के लिए रह सकता है, बाकी वापस वो ट्रांजिशन करके नीचे आ जाता है, तो वो ठहरता ही नहीं अदर एक्साइटेड स्टेट में। वाज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? तो कुछ लाइन मिसिंग थी। ठीक है? चलो साहब अपन आगे और क्वेश्चन करेंगे। अब फॉर n2 to n1 ट्रांजिशन, नंबर ऑफ एमिटेड वेवलेंथ, नंबर ऑफ डिफरेंट एमिटेड वेवलेंथ विल बी गिवन बाय। तो देखो जो फोटोन एमिट होगा जब आप n2 से n1 में कूद रहे, कोई भी इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट से n1 में कूद रहा है, तो जो फोटोन निकलेगा, ठीक है, उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है? आ जाओ। तो मैं बोल दूं n2 लेवल में जो एनर्जी थी माइनस n1 लेवल में जो एनर्जी थी का डिफरेंस वुड बी एनर्जी ऑफ फोटोन। तो दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो फोटोन की एनर्जी होगी। जितना डिफरेंस आया वो तो hc/λ के बराबर कर दिया। जैसे ही बराबर करा तो ये -13.6, किसी भी लेवल की एनर्जी -13.6 अपॉन n² होती फॉर हाइड्रोजन एटम Z बराबर 1। फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम, फॉर H एटम की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ठीक है? तो उसके लिए वेवलेंथ निकाल रहा हूं, तो Z बराबर 1 रख दिया, Z बराबर 1 फॉर H एटम,
तो एच एटम के लिए जेड बराबर 1 रख दिया और सोल्व करा तो ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर में जेड 1 रख के सोल्व करा तो ये आया। फिर एच सी को इधर भेजा तो ये 13.6 एच सी, वो माइनस अंदर भेज दिया तो N2 की जगह N1 आ गया। अरे ये पहले आ गया, माइनस अंदर भेजा तो ये आ गया। उसके बाद अपन ने सोल्व किया तो ये आ गया रिडबर्ग कांस्टेंट R। ये तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर। तो इनिशियल ऑर्बिट और माइनस फाइनल ऑर्बिट। ये R क्या बेटा? R एक रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये होती है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू 1.097 या 1.1 कर सकते हो आप राउंड फिगर में, है ना, या 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। क्लियर है? अगर ये वैल्यू याद है तो पूरे गार्बेज की ये सारी वैल्यू याद हो गई आपको। ये याद है तो बस n1 n2 रखो और बढ़िया आराम से वेवलेंथ निकालो, है ना। इसको वेव नंबर बोलते हैं। 1 बाई लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर, 1 बाई लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। तो कई बार वेव नंबर भी पूछता है, इज कॉल्ड वेव नंबर, तो इसका एक स्पेशल नाम है वेव नंबर। तो 1 बाई लैम्डा को वेव नंबर बोलते हैं, ध्यान रखना, वेव नंबर। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार वो वेव नंबर पूछ लेता सीधा, तो वेव नंबर इज 1 बाई लैम्डा। ओके सर, समझ में आ गई? अब देखो बेटा, तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं समझ में आ गया मेरे को। एमिशन में अपन एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम को या किसी भी एटम को एक सिलेंडर में रख के एक पर्टिकुलर बीम निकाल के प्रिज्म से पास करा के ब्लैक बैकग्राउंड पे अपन उसका वो ले लेंगे इंप्रेशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट में अपन या किसी भी एटम को ग्राउंड स्टेट में सिलेंडर में भर देंगे और एक लाइट पास कराएंगे। ये देखो ऐसे बनता है, ये सिलेंडर है, यहां से लाइट पास कराई, है ना, 0 से लेके इनफाइनाइट सारे लैम्डाज है और अंदर हाइड्रोजन एटम है, किसमें? इन ग्राउंड स्टेट, अनचार्ज हाइड्रोजन एटम भरे, फिर यहां से उस रे को निकाल दी वापस बाहर। क्या मैं बोल दूं, ये जब रे इस हाइड्रोजन एटम में से गुजरी तो कुछ लैम्डा एब्जॉर्ब हो गए, कौन से? 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 वाले, और बाकी वेवलेंथ बच गई, उसको प्रिज्म से पास कराई। क्लियर है? और उसका एक व्हाइट बैकग्राउंड पर इंप्रेशन लिया, तो सब जगह व्हाइटनेस मिलेगी, कहीं कहीं ब्लैकनेस मिलेगी, सब जगह व्हाइटनेस मिलेगी, बिल्कुल व्हाइट मिलेगा। ये है ना, ये व्हाइट बैकग्राउंड पे कुछ ब्लैक लाइंस आ जाएगी, ये देखो जो गायब हुई, ये गायब है, ये गायब है, ये गायब है। तो दीज आर द मिसिंग वेवलेंथ्स। कौन कौन सी होगी? 10.2 की होगी, 12.1 की होगी, 12.75 की होगी, याद है? 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 वाली मिसिंग होगी। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो दीज आर द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स। क्लियर है? तो कुछ वेवलेंथ गायब, है ना। तो वेव नंबर समझ में आ गया सर, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है समझ में आ गया, है ना। एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं समझ में आ गए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे लाइमैन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज की। तो